हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम अग्रहरी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाय प्रेम सर में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किसी शब्द को देखने के बाद कैसे पहचान जाते हैं कि उसमें कौन सा समास है। तो इसके लिए हम आपको आज बेस्ट तरीका बताएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, या ऐसे कह लीजिए कि हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिससे आप देखते ही कुछ सेकेंडों में ही आंसर कर देंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों, बहुत सारे डाउट भी होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होंगे आपके इस टॉपिक से रिलेटिव। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन समास से कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप समास के पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो समास के पार्ट 1 के वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया हुआ है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि समास के प्रकार में द्वंद्व समास क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी एक बताया हुआ है कि द्वंद्व समास वे समास होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, यानी दोनों का मतलब होता है पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद इसमें प्रधान होता है, तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और अब पहचानने का तरीका आपको बता देते हैं, कैसे आप किसी शब्द को देखेंगे और सेकेंडों में बताएंगे कि इसमें द्वंद्व समास ही होगा। तो देखिए, यहां पर क्या होता है, पदों के बीच में योजक चिन्ह बना होता है। योजक चिन्ह का मतलब डैश होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां हमने लिखा हुआ है माता पिता, तो इनके बीच में क्या है, डैश है। पाप पुण्य लिखा गया है, इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि डैश लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे कि जिसमें भी डैश लगा होगा, जिसमें भी योजक चिन्ह लगा होगा, वो आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, दूसरी बात यह होती है कि समास विग्रह जब इनका हम करते हैं तो और, या, अथवा, एवं, तथा ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो माता पिता लिखा गया है, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा माता और पिता। सुख दुख लिखा गया हो तो उनके बीच में भी हाइफन का निशान होता है, तो उसको हम कैसे समास विग्रह करते हैं, सुख और दुख। पाप पुण्य लिखा गया है तो पाप और पुण्य। तो इस प्रकार से समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं, तथा ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, लाभ हानि लिखा गया है, लाभ और हानि, और इसमें जो शब्द होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको समझना है कि जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया दिखे शब्द, वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। तो 3 तरीके हो गए आपके पहचानने के। तो पहला आपका हो गया कि योजक चिन्ह बना होगा, अगर वहां पे हाइफन लगा हुआ होगा तो उसको हम कहेंगे कि वहां पे द्वंद्व समास होगा। दूसरा ये कि समास विग्रह आप करोगे तो और, या, अथवा, एवं, तथा ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तीसरा ये होता है कि शब्द जो होते हैं आपके वो या तो संज्ञा होते हैं, या तो सर्वनाम होते हैं, या तो क्रिया होते हैं। तो इस प्रकार से आप शब्दों को देख करके पहचान जाओगे कि इसमें द्वंद्व समास होता है। तो कई बार क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है कि किसमें कौन सा ऐसा समास इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, तो ऐसे में आपका आंसर द्वंद्व समास होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है बदल करके कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, तो दोनों पद प्रधान होने का मतलब द्वंद्व समास। ठीक है, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दा 2 बार आया है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, अब कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। आइए देख लेते हैं, और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वो ये है कि देखो, मैंने यहाँ पे नोट में लिखाया हुआ है, चाहे तो आप नोट करके इसको लिख सकते हैं कि धर्मा धर्म, लाभा लाभ, पापा पाप। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो उसमें भी आपका द्वंद्व समास होता है। कैसे, देखिए, आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, समझते हुए सॉल्व करना है चीजों को। देखिए, धर्मा धर्म का मतलब होता है कि धर्म और अधर्म, अगर इनको हम लिखेंगे तो धर्म डैश अधर्म, इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, और इसका विग्रह जब करते हैं तो आता है धर्म और अधर्म। तो चीजें वही हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है। आगे देखिए, लाभा लाभ लिखा गया है तो इसका मतलब होता है लाभ और अलाभ। ठीक है, यानी लाभ डैश अलाभ लिख सकते हैं आप इसको, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाता है। तो इसमें आप कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है द्विगु समास। द्विगु में देख रहे हैं द्वि लिखा गया है, द्वि का मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो द्वि का मतलब संख्या, तो जिसमें संख्यावाची विशेषण हो। ठीक है, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो। पहला पद यानी कि पूर्व पद आपका संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। जैसे देखो, पंचवटी, क्या लिखा गया है, पंचवटी। देखो, पंच का मतलब 5 होता है। ठीक है, पहला पद क्या हो गया यहाँ पे, संख्यावाची हो गया। चौराहा यानी कि पूर्व पद आपका 4 है, यानी कि संख्यावाची है। ठीक है, दोपहर यानी कि पहला पद यहां पर क्या है, संख्यावाची है। नवग्रह यानी कि पहला पद संख्यावाची है। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं
जिसमें पहला पद आपका संख्यावाची होता है तो उसमें आपका हमेशा और हमेशा द्विगु समास होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये कि पहला पद जिसमें संख्यावाची मिल जाए उसमें हमेशा हमारा द्विगु समास होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वह हमारा द्विगु समास होता है। दूसरी बात यह है कि द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा द्विगु समास में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आइए अगला देखते हैं। अब अगला हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है भैया? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पहला पद प्रधान जिसमें होता है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, पहचानते कैसे हैं? पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब ये होता है कि जिसमें हम वचन, लिंग, कारक इन सब आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे अगर तथा लिखा गया हो तो तथा को हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, तथा का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अचानक लिखा गया हो तो अचानक को हम बहुवचन में नहीं बना सकते हैं। और यदि कोई उपसर्ग हो तो उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो आविकारी शब्द होते हैं अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला पद यहाँ पे क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। और यहाँ पे शब्द में उपसर्ग लगे होते हैं। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में लगता है, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और एक आपका प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है वो आपका बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शब्द के पहले जो होता है वो उपसर्ग लगा होता है। अब उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग आपके हो सकते हैं प्रति हो सकता है, भर हो सकता है, अनु हो सकता है, यथा हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है। तो इस प्रकार के जो आपके उपसर्ग लगे होते हैं शब्दों के स्टार्टिंग में उनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति लगा हुआ है यानी कि यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरा यहाँ पर देखिए भर लगा हुआ है, यहाँ भरपेट में क्या है? तो यहाँ पर भरपेट में कौन सा समास होता है? तो भरपेट में भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पे भर उपसर्ग लगा हुआ है। यथा शीघ्र, यहाँ पे यथा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसमें भी उपसर्ग लगा होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अनुकूल लिखा गया, देखो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आमरण में बड़ा आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जिन शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। और पहला पद याद रखिएगा कि पहला पद यहाँ पर प्रधान होता है, पहला पद अव्यय भी होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। देखो यहाँ पर कुछ चीजें और भी आती हैं जो आपके एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं आपको कि धीरे धीरे अगर कोई शब्द दोबारा से रिपीट करके आ जाए, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, ठीक है, नहीं नहीं, तो ऐसे में भी आपका होता है अव्ययी भाव समास। इसके अलावा बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, इस प्रकार के शब्द में भी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी शब्दों का रिपीटेशन हो तो वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखो यहां पर जो होता है धर्माधर्म, लाभालाभ, इस प्रकार से शब्द आते हैं। लेकिन यहां पर क्या, कभी कभी, हाथों हाथ, बातों बात, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि धीरे धीरे आ जाए, कभी कभी आ जाए, हाथों हाथ, बातों बात, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो आपका उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तत्पुरुष समास में आपका कर्मधारय और द्विगु दोनों आते हैं, तो चूंकि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस प्रकार कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो कई बार क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेता है कि किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। तो इसमें आपका आंसर होता है या तो तत्पुरुष हो, या तो कर्मधारय होगा, या तो फिर आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें शब्दों का समास विग्रह जब हम करते हैं तो यहां पे है, जो, या के समान ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखो यहां लिखा गया महादेव, यानी महान है जो देव, महान है जो देव। ठीक है, तो है जो आ गया बीच में। ठीक है, तो यहां पर हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन आपको ध्यान देना भैया कि महादेव, महादेव का मतलब होता है भगवान शिव। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास होगा तो सबसे पहले आपको बहुब्रीहि समास को ही यहां पे लगाना है। अगर बहुब्रीहि समास ना हो
तो फिर आपका आंसर कर्मधारय समास होगा। तो जहां पर भी बहुब्रीहि समास आ जाए तो बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा होता है, आपको सर झुका लेनी है और सर झुकाते हुए आपको बहुब्रीहि समास को आंसर कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं होगा तो आप महादेव को कहेंगे कि ये कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, तो है जो आ गया यानी कि कर्मधारय समास होगा। मृग नयन यानी मृग के समान नयन, तो यहां पर भी के समान आ गया है। देखो यहां हमने लिखा है के समान, जब के समान या है जो में से कोई भी आ जाए तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नवजीवन, यहां आगे लिखा गया है नव, नव को देखते हुए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नव को देखें और कह दें कि नहीं ये तो द्विगु समास होगा। नव का मतलब नव यानी 9 होता है, संख्यावाची है, नहीं, नव का मतलब यहां पर नया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि नवजीवन में आप कंफ्यूज होकर के द्विगु समास ना लगा बैठे, तो यहां पे आपको केयर करना है कि नवजीवन का मतलब होता है भैया आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कनक लता यानी कि कनक के समान लता, कनक के समान लता, तो के समान आ गया है, तो के समान आए तो आपका कर्मधारय समास फिर से हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, है जो आ गया है यानी कि आपका कर्मधारय समास होगा। याद रखना है यहां पे एक और आता है लाल पीला, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और 100% लोग इसको गलत करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत नहीं करना है। जब भी लाल पीला आए तो उसमें आपका कर्मधारय समास होगा। यहां पर आपका हाइफन का निशान जरूर आ रहा है, यहां पे आपका योजक चिन्ह जरूर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें आपका कर्मधारय समास होता है। तो ध्यान रखिएगा लाल पीला में आपका कभी भी द्वंद्व समास नहीं होगा, लाल पीला में हमेशा कर्मधारय समास लगा के आना है। तो ठीक है, यही सारे डाउट हैं आपके जो क्लियर हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो जब दोनों पद मिल करके कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो, ठीक है, यानी जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो उसके जो दोनों पद होते हैं यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों मिल करके किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, यानी हमारे दिमाग में कोई तीसरा इमेज बनता है। तो जब भी दिमाग में इमेज बने तो वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो देखिए कैसे, जैसे लिखा है दशानन, 10 का मतलब संख्यावाची, तो संख्यावाची आ गया तो यानी कि आपका द्विगु समास होगा। तो भैया दशानन में भी द्विगु समास होगा, लेकिन कब होगा, जब बहुब्रीहि नहीं होता है। बहुब्रीहि सबका हीरो होता है, बहुब्रीहि आपका सीनियर एक्टर होता है, बाकी और सब जूनियर एक्टर होते हैं। तो याद रखिएगा बहुब्रीहि सब पर हावी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, दशानन का मतलब है 10 है आनंद जिसके, यानी 10 भुजाओं वाले, यानी कि कौन, रावण। आपके दिमाग में इमेज बन रहा होगा कि दशानन का मतलब रावण, ठीक है। तो यहां पर 10 और आनंद दोनों पद प्रधान ना होते हुए किसी तीसरे शब्द रावण को प्रधान बना रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर दोनों पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो, तीसरी चीजों को प्रधान बता रहे हो, तो वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो याद रखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है, तो वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब होता है जो 3 आंखें धारित करते हो, यानी कि भगवान शिव। ठीक है, तो भगवान शिव आ गए, यानी कि तीसरा कोई इमेज बन रहा हमारे दिमाग में, तो यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए त्रिनेत्र में त्रि आया, त्रि का मतलब 3 होता है, तो इसमें भैया आपका द्विगु समास भी है, लेकिन कब, जब आपका बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होगा, तो त्रिनेत्र का आंसर हो जाएगा द्विगु समास। याद रखिएगा कहीं पर भी अगर आपका बहुब्रीहि समास आ जाता है तो ये सब पर हावी हो जाता है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं, लंबोदर लिखा है, यानी लंबा है उधर जिसका, मतलब श्री गणेश जी, यानी लंबोदर को देखते ही हमारे दिमाग में इमेज बन रहा है श्री गणेश जी का, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा भैया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव के ही तो कंठ नीले थे भैया, उन्होंने विष पिया था तो उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया था। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में भगवान शिव की इमेज बन रही है। जब भी इमेज बने आपके दिमाग में, यानी तीसरा पद जब भी प्रधान हो, तो वहां पर आपका हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे लिखा गया चक्रपाणि। चक्रपाणि का मतलब होता है जिनके हाथों में चक्र हो। ठीक है, तो ऐसे में आपके दिमाग में इमेज बन रहा होगा भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु यहां पर आ रहा है, यानी कोई तीसरा पद यहां पर प्रधान हो रहा है, तो चक्रपाणि में भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, अगला शब्द लिखा गया है पीतांबर, यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री
कृष्ण, हमारे दिमाग में श्री कृष्ण का इमेज बन रहा है, यानी कोई तीसरा शब्द यहाँ पे प्रधान के रूप में आ रहा है, तो इसलिए आपका पीतांबर में भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए आगे लिखा गया है 21। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है 21 हो गया या 51 हो गया या 61 हो गया या 31 हो गया, इन सब में कौन सा समास होता है। तो जब भी आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास रहे तो आपका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास ना रहे तो आपको भी पता है कि ये सभी के सभी शब्द क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं, तो ऐसे में आपका फिर से द्विगु समास आंसर हो जाता है। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास ना हो उस केस में, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर 21 आता है, 51 आ जाता है, 61 आ जाता है, 81 आ जाता है या 31 आ जाता है, तो ऐसे शब्द में भी आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तो भैया तत्पुरुष समास की अपनी पूरी टीम है, अपनी पूरी फैमिली है, बहुत बड़ा समास होता है ये, ठीक है, इसके बहुत सारे भाग हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास आपका इसमें से कोई भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम पहचानते हैं कि शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तो समास विग्रह जब हम करते हैं तो यहाँ पे कारक चिन्ह आता है। क्या आता है भैया, कारक चिन्ह आ जाता है। कारक का मतलब आप समझ रहे हो, का, की, के, को, के लिए, के द्वारा, में, पर, ऐसे शब्द जब आते हैं तो इनको हम कारक कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो यहां पर जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे कैसे, जैसे यहां लिखा गया है, जैसे यहां पे लिखा गया है राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो का आ गया है, का एक कारक चिन्ह होता है, तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा लिखा गया है गौशाला, यानी कि गाय के लिए शाला, शाला का मतलब होता है घर, गाय के लिए जो बनी हुई है, तो के लिए आ गया है, के लिए क्या होता है, एक कारक चिन्ह होता है, तो इसलिए गौशाला में भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला, यानी कि प्रयोग के लिए जो घर होता है उसको हम कहते हैं प्रयोगशाला, तो यहां पर भी के लिए आ रहा है, तो के लिए यहां पे कारक चिन्ह होता है, तो इसलिए प्रयोगशाला में भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, पर आ गया है, तो हमने बताया था कि अगर समास विग्रह करते समय पर आ जाए तो उसमें भी आपका तत्पुरुष समास होता है। तो ठीक है, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो इस घुड़सवार में भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। भयाकुल यानी भय से आकुल, तो यहां समास विग्रह हम कर रहे हैं तो यहां पे से आ रहा है, तो से आएगा तो भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला हमारा है शिवालय, शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय यानी के लिए आ गया है, तो के लिए कारक के लिए भी आपका तत्पुरुष समास यहां पे आंसर होगा। धनहीन यानी धन से हीन, तो से आ गया है, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो के लिए आ गया है, तो इसलिए देशभक्ति में भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी शब्द के समास विग्रह में कारक चिन्ह आ जाते हैं, कारक चिन्ह में कौन कौन, का, की, के, को, के लिए, के द्वारा, से, में, पर, इनमें से कोई शब्द आ जाता है तो वहां पे हमेशा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो आइए अब हम तत्पुरुष समास के प्रकार को देखते हैं। तो तत्पुरुष समास भैया आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब सबसे पहले देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष किसमें होता है। तो देखिए जिसमें कारक चिन्ह के रूप में को आ जाए, ठीक है, को आ जाए, समास विग्रह जब हम करें तो कारक चिन्ह के रूप में को आ जाए तो वहां पे आपका कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, तो को आ गया है, को कारक चिन्ह जिसमें भी आएगा वो आपका कर्म तत्पुरुष हमेशा होगा, तो याद रखिएगा यश को प्राप्त। ठीक है, तो यहां पे कर्म तत्पुरुष। रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, तो रथ चालक के समास विग्रह में भी आपका को आ रहा है, तो को जब भी आ जाएगा, को कारक चिन्ह जब भी आता है तो वहां पे आपका कर्म तत्पुरुष होता है, तो रथ चालक में भी आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। गगन चुंबी, अगला हमारे पास है गगन चुंबी यानी गगन को चुंबने वाला, तो को आ गया है, यहां पर भी समास विग्रह करते समय को आ रहा है, तो को जब भी आएगा तो आपका हमेशा और हमेशा कर्म तत्पुरुष वहां पे होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वहां पे हमेशा कर्म तत्पुरुष होता है, याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा नहीं। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष क्या होता है। जहां पे हमारा समास विग्रह करते समय से आ जाए,
या के द्वारा आ जाए वहां पर हमेशा करण तत्पुरुष होता है। जैसे करुणा पूर्ण यानी करुणा से पूर्ण, देखो करुणा पूर्ण लिखा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, करुणा पूर्ण में कौन सा समास होगा, तो यहां पर समास विग्रह जब हम करेंगे तो क्या आएगा, करुणा से पूर्ण यानी से आ रहा है, तो से जब भी आएगा तो वहां पे आपका करण तत्पुरुष होगा। और देखिए अगला भयाकुल यानी भय से आकुल, तो से आ रहा है, से कारक चिन्ह आ रहा है इसमें भी, तो यहां पर भी करण तत्पुरुष हो जाएगा। सूर्य रचित यानी समास विग्रह करोगे तो आएगा सूर्य के द्वारा रचित, ठीक है, तो के द्वारा अगर आता है तो भी आपका करण तत्पुरुष होता है। ठीक है, याद हो गया होगा, अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अगला सीखते हैं। अगला हमारे पास लिखा गया है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष किसमें होता है भैया, जहां पर समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के लिए कारक चिन्ह आ जाता है, तो वहां पे आपका हमेशा और हमेशा संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए आ गया है, जब भी समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के लिए आ जाता है तो वहां पे हमेशा आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। परीक्षा भवन यानी परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा भवन में भी आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपादान। अपादान तत्पुरुष क्या होता है भैया, तो अपादान में जब हम शब्दों का समास विग्रह करते हैं तो उनके बीच में से कारक चिन्ह आती है, और यहां पर जो से आता है वो अलगाव को दिखाता है। अलगाव का मतलब जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं का मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अलगाव यहां पर बता रहा है। तो इस प्रकार जहां पर से आए और वो अलगाव के लिए आए तो वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष होता है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से आ रहा है लेकिन यहां पर वो अलगाव को बता रहा है कि पाप से अब वो मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर पाप मुक्त में कौन सा समास हो जाएगा भैया, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने लिखा है ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, अब वो ऋण से मुक्त हो रहा है यानी ऋण से अब वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी अलगाव को बता रहा है, तो यहां पर भी से आ रहा है और वो अलगाव के लिए आ रहा है, तो यहां पर भी आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है आपके पास पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट, जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पथ से भ्रष्ट यानी से आ रहा है और से यहां पर भी अलगाव के लिए आ रहा है कि वो व्यक्ति पथ से भ्रष्ट हो गया है, पथ से अलग हो गया है। तो यहां पर जब भी आपके अलगाव के लिए से आए तो वहां पे आपका हमेशा और हमेशा अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में याद रखिएगा का, की, के ऐसे शब्द आते हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष में याद रखिएगा जब भी हम समास विग्रह करते हैं किसी शब्द का तो उनके बीच में का, की, के ऐसे कारक चिन्ह आते हैं, तो वहां पे हमेशा और हमेशा संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो का यहां पे कारक चिन्ह आ रही है, तो यही का आने की वजह से ये हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो राजपुत्र में आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आगे लिखा गया है देश रक्षा। आगे लिखा गया है देश रक्षा यानी देश की रक्षा, समास विग्रह करेंगे तो आएगा देश की रक्षा, तो यहां पे की आ रहा है कारक चिन्ह, तो की आने की वजह से यहां पर भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला लिखा गया है पराधीन यानी पर के अधीन। ठीक है, तो समास विग्रह करेंगे तो पर के अधीन आएगा, तो के आ रहा है, के कारक चिन्ह आने की वजह से यहां पर भी आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो किसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है भैया, तो जिसमें भी समास विग्रह करते समय पदों के बीच में या पर ये कारक चिन्ह आते हैं वहां पर हमेशा अधिकरण तत्पुरुष होता है, याद रखिएगा। जैसे यहां पे हमने लिखा है लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, में आ गया है, में कारक चिन्ह आई है, तो में कारक चिन्ह आने की वजह से यहां पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे लिखा गया आप बीती यानी आप पर बीती, यानी आप पर बीती समास विग्रह करोगे तो आएगा आप पर बीती, पर आ गया है तो पर की वजह से यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला शब्द यहां पे लिखा गया है आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न। ठीक है, तो में आ गया है तो में आने की वजह से अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये रहा आपका समास पहचानने का बेस्ट तरीका। तो दोस्तों आज के बाद समास के एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन वर्ड होते थे उनको भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ओके बाय।